F2 आपका 1/2 से 1 तक का, 1/2 मान लीजिए यहाँ हो गया, तो इसके बीच तक का आपको इन दोनों का यूनियन करना है, तो वो तो इतना ही आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के सारे पॉइंटों का कलेक्शन। फिर उसके साथ आप जो ये यूनियन आएगा, उसके बाद आप F3 का यूनियन कीजिए। F3 कहाँ तक आएगा, 1/3 तक का, तो फिर आप सबका यूनियन करेंगे, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। फिर 1/4 तक का, फिर 1/5 तक का, और n कहाँ तक जाना है आपका, n कहाँ तक जाना है, n यहाँ पर इन्फिनिटी तक जाना है। तो इन्फिनिटी तक आप रखते चले जाएंगे तो n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये जीरो की तरफ को अप्रोच करेगा, पर एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा। इट मीन्स ये सारा यूनियन करके आपको जीरो तक नहीं पहुँच पाएगा, जीरो से जस्ट पहले पहले रहेगा। तो ये ओपन इंटरवल रह जाएगा जीरो से लेके कहाँ तक का, सेमी ओपन, जीरो से लेकर 1 तक का। और सेमी ओपन इंटरवल ना तो क्लोज होता है ना ही ओपन, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका ना तो ये क्लोज वाला सही होगा, ना ही इज़ ए क्लोज सेट, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इज़ नॉट ए क्लोज सेट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, और इज़ नॉट ए क्लोज सेट, क्योंकि ये क्लोज भी नहीं है ओपन भी नहीं है। ठीक है, ये तो रॉन्ग ही है क्योंकि क्लोज सेट कह रहा है एग्जैक्टली, ये भी रॉन्ग है क्योंकि क्लोज सेट और ओपन दोनों ही बोल रहा है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, इज़ नॉट ए क्लोज सेट, क्योंकि क्लोज सेट नहीं है, ये ओपन भी नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। 38 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 38 क्वेश्चन में आपका द यूनियन ऑफ ऑल आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये बिल्कुल करेक्ट है। यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ए सबसेट है रियल नंबर का, तो ए का जो क्लोजर होगा वो ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इट मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर फॉर द सेट S इज इक्वल टू 1/m प्लस 1/n, ये हमारे पास एक सेट दिया हुआ है। इसके लिए ड्राइव सेट DS ऑफ S क्या होगा, तो इसके लिए ड्राइव सेट ऑफ S अगर हम देखें तो ड्राइव सेट मतलब इसके लिमिट पॉइंटों का कलेक्शन। तो इसके कोई भी सेट है उसके लिमिट पॉइंटों का कलेक्शन अगर निकालें तो उसका ड्राइव सेट होता है। तो इसका ऑप्शन आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका C करेक्ट हो जाएगा। मेरी लास्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन पढ़ा है, आप उसमें यूट्यूब चैनल पर हमारे जाएंगे, उसका लिंक मैंने इसमें शेयर कर दूँगा, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। ये C सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पर चलते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है IN इज इक्वल टू, एक इंटरवल है जो -1/n से कहाँ तक का 1 + 1/n तक का है, और इन सब का हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो आप अगर देखें यहाँ पर I1 कितना आएगा, n को 1 से रिप्लेस कर दीजिए, क्या आएगा -1 से लेकर 1 + 1 तक का ओपन इंटरवल। ठीक है, I2 अगर हम निकालें तो I2 क्या आएगा, n को 2 से रिप्लेस कर दीजिए, वो -1/2 से 1 + 1/2 तक का ओपन इंटरवल। फिर n को 3 रख दीजिए, n को 3 रख दीजिए, I3 निकल आएगा, तो वो कितना आएगा, -1/3 से लेकर 1 + 1/3 तक का ओपन इंटरवल। अब अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर लाइन पर जाकर देखें तो ये क्या हो रहा है, इन सब का इंटरसेक्शन निकालना है हमें, इन सब में से कॉमन निकालना है, क्या आएगा। तो I1 देखें तो वो कहाँ से कहाँ तक का ओपन इंटरवल था, -1 से लेकर कहाँ तक का 1 + 1 दैट मीन्स 2 तक का ओपन इंटरवल, इस बीच के नंबर है I1 में। उसके बाद I2 में क्या है, -½ से लेकर 1 + मान लीजिए यहाँ कहीं 0 है और यहाँ कहीं पर 1 है। ठीक है, अब अगर हम I2 की बात करें तो -½ से लेकर 1 + 1/2, -½ यहाँ कहीं पर आएगा, -½ से लेकर 1 + 1/2, 1 + 1/2 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ तक के पॉइंट हो गए। इनका इंटरसेक्शन, तीनों सेट का इंटरसेक्शन देखें तो जो सबसे लास्ट में हमारा आया है ये वाला बनेगा। इसी तरीके से हम इसका देखें, अब इसका इंटरसेक्शन देखें, ये वाला तो -1/3 से लेकर 1 + 1/3 तक के पॉइंट आएंगे इस तरीके से। तो यहाँ से हम अगर देखें, जितना हम इंटरसेक्शन लेते चले जाएं, हम 1 के क्लोज आते चले जा रहे हैं, और इधर से हम 0 के क्लोज आते चले जा रहे हैं। तो इट मीन्स ये इंटरवल का सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो कहाँ से कहाँ तक का है, 0 से लेकर 1 तक के पॉइंट आएंगे, और 0 और 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 पर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट Z1 एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द रियल एक्सिस। तो इसमें स्टूडेंट आपका आंसर ये सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ 1 - आयोटा हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, तो इस पॉइंट को आप देखिए x + iy से कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पर x जो है वो 1 मिल जा रहा है, x, और y आपको मिल जा रहा है कितना, -1, x + iy से। तो ये पॉइंट 1, -1 को रिप्रेजेंट करेगा। x एक्सिस ये लिया, y एक्सिस ये लिया, तो 1, -1 कहाँ होगा आपका, x 1, -1 यहाँ कहीं पर होगा। तो इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दीजिए। तो ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, किससे, ये फार्मूला लगाकर tan−1 y/x है।
मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स है। तो वाई अपॉन एक्स आप देखें तो मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स वाई माइनस वन है और वन ये है, तो ये सॉल्व करके आपका कितना जाएगा tan इनवर्स वन, और tan इनवर्स वन किसके इक्वल होगा π/4 के, तो ये एंगल π/4 आ जाएगा। बट ये नीचे की साइड है तो ये अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव, तो दिस मीन्स ये एंगल थीटा इज इक्वल टू आपका माइनस का π/4 आ जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट यहाँ से देखें तो आपका कितना आ जाएगा, ये ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, तो मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर मोड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, ये पैरेललोग्राम लॉ है, इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू सीधा सीधा 2 इंटू मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर के इक्वल होगी। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी। तो स्टूडेंट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये किस इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो आप इसको किसको रिप्रेजेंट करेगी ये पता करने के लिए जस्ट आप यहाँ पर z को x प्लस आई वाई से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में ही हम इक्वेशन जानते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो जानते नहीं है। तो z को x प्लस आयोटा y से -1 रिप्लेस कर देंगे दोनों साइड, तो z की जगह पर x प्लस आयोटा y यहाँ पर रखा और प्लस आयोटा। अब दोनों तरफ का मोड निकाल लीजिए और स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वल ही रहेगा। तो इसका मोड निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई का मोड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो इसका होगा रियल पार्ट का स्क्वायर मीन्स x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसमें रियल पार्ट हो गया x और इमेजनरी पार्ट हो जाएगा y प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको स्टूडेंट जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू जो मिलेगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स मिल जाएगी, जो कि एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन है और जिसका स्लोप -1 है। तो आपका यहाँ से आंसर आप देख सकते हैं कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो आप जानते हैं अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x प्लस आई वाई अगर हम उसे कंसिडर करते हैं तो उसका कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई हो जाता है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं z प्लस जेड बार अगर करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ये दोनों कैंसिल 2x, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल आ जाएगा। और ये रियल पार्ट ऑफ z अगर 0 हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग z प्लस जेड बार 0 हो जाता है तो x 0 हो जाएगा, और x 0 हो गया तो z एक सिर्फ प्योरली इमेजनरी नंबर होगा। इट मीन्स ये यहाँ से क्या जाएगा, और ये भी इमेजनरी नंबर होगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए तो करेक्ट है। वो पूछा है नॉट ट्रू। तो उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो मोड जेड और मोड जेड बार दोनों इक्वल होंगे। इसका मोड निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, इसका मोड निकालेंगे तो वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, वो भी सॉल्व करके सेम आएगा। इट मीन्स ये भी सही है। ऑप्शन सी ये वाला आपका रॉन्ग है, क्योंकि जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड बोल रहा है। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं जेड माइनस जेड बार कितना आएगा, 2i/y आ जाएगा। 2i/y मतलब ट्वाइस ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ये i/y आ रहा है तो इमेजनरी पार्ट, तो इसका मतलब ये आना चाहिए था इमेजनरी पार्ट, और यहाँ रियल पार्ट लिखा है तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी ही करेक्ट है, यानी ये हमारा। उसके बाद वो कह रहा है फॉर द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। इस फंक्शन के लिए कोची रीमान इक्वेशन क्या होगी, तो कोची रीमान इक्वेशन होती है यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फंक्शन विच इज़ एनालिटिक इज आल्सो कॉल्ड। कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है तो उसे क्या और कहा जाता है, होलोमॉर्फिक फंक्शन कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार इज एनालिटिक, ये नॉट एनालिटिक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप सी आर इक्वेशन चेक कर सकते हैं, इसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 49, फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, ये डिफरेंशिएबल यानी कि एनालिटिक नहीं होगा। किन पॉइंटों पर फंक्शन डिफरेंशिएबल एनालिटिक नहीं होता, जिन पर डिनोमीटर 0 आता है। इनको 0 रख दीजिए तो जेड की वैल्यू क्या आएगी 1, और इसको 0 रखेंगे तो जेड इक्वल टू 2, तो 1 और 2 ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। 50 पर क्या कहता है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन एंड यू माइनस वी इज इक्वल टू दिस, देन एफ जेड क्या होगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने वीडियो आपको डाली हुई है, लिंक पे आप देख सकते हैं, वहाँ पर इसका आंसर होगा। ये आंसर यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ पर मेरे हिसाब से 2 की जगह पर जेड होना चाहिए, तो आंसर ई की पावर जेड प्लस सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इन ए क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड इन दैट इंटरवल, बिल्कुल करेक्ट है। वो पूछ रहा है विच इज़ ट्रू,
तो ये तो ट्रू है, एवरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन ऑन एन इंटरवल आई इज़ कंटिन्यूस ऑन आई, ये भी सही है। तो दो करेक्ट है, तो इसका मतलब ऑल करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद 52 पर चलते हैं। फॉर आर इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन, अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है और वो रीमान इंटीग्रेबल होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए हमें पढ़ा है लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल आनी चाहिए, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 53, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पर अगर ये कोई भी, हमने एक थ्योरम पढ़ी है, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन ए क्लोज इंटरवल इज ऑलवेज रीमान इंटीग्रेबल, तो इसमें से आपका ए तो रॉन्ग हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रेबल क्लास बोल रहा है, तो यानी कि ऑप्शन बी तो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद सी भी करेक्ट होगा, क्योंकि वो भी ऊपर पड़ा रीमान इंटीग्रेबल है, तो लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल होते हैं, तो ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एक ऑप्शन करेक्ट होने के बाद नीचे बोथ ऑफ दीज या दो को ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद 58 की बात करते हैं। ये कह रहा है ये इंटीग्रल कन्वर्ज देन फाई इज बाउंडेड एंड फाई इज बाउंडेड इन मोनोटोनिक इंटीग्रल दिस कन्वर्ज इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है, ये कन्वर्ज कहलाता है, तो ये कौन सा है, एबल टेस्ट का स्टेटमेंट है। उसके बाद 59 पर चलते हैं। 59 में ये कहता है फॉर द इंटीग्रल दिस, तो इस इंटीग्रल के लिए कौन सी बात करेक्ट है, तो आप इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पाई आएगी, तो ऑप्शन बी तो आपका करेक्ट है। और ये पाई आ रही है यानी कि फाइनाइट आ रही है, तो ये कन्वर्जेंट भी है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन, हाँ ये ए तो रॉन्ग है, आपका बी करेक्ट है, इन डाइवर्जेंट तो नहीं है, ऑप्शन बी ही करेक्ट है। 16 क्वेश्चन, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ दिस, इसकी कन्वर्जेंसी हमें चेक करनी है, ठीक है, एंड नेम आल्सो। तो ये आप अगर चेक करेंगे एबल टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये कन्वर्जेंसी आएगा और टेस्ट भी एबल ही लगेगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड देन, ये एक थ्योरम का रिजल्ट है, ये सॉल्व करके आपका यही आता है 2 इंटू मोड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर, ऑप्शन बी 61 का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। 62 पर क्या कहता है, द सम फंक्शन एफ जेड ऑफ पावर सीरीज दिस रिप्रेजेंट एन एनालिटिक फंक्शन। तो इनका सम करके, ये सीरीज का सम करके जो फंक्शन बनेगा एफ जेड, वो एनालिटिक फंक्शन होता है कहाँ पर, इनसाइड इट्स सर्कल ऑफ कन्वर्जेंसी, आउटसाइड द सर्कल ऑन इट्स सर्कल ऑफ कन्वर्जेंसी, तो इनसाइड इन सर्कल ऑफ कन्वर्जेंसी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी उसे ही बोलते हैं कि जिस रेडियस के सर्कल के अंदर सभी पॉइंटों पर ये जो सम सीरीज का सम फंक्शन बनेगा वो कन्वर्जेंट हो, तो वो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंसी भी कहलाता है। तो हेडमर्ड फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी निकालने के लिए हेडमर्ड फार्मूला क्या है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1/r इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ मोड ऑफ ए एन टू द पावर 1/n। 64 का क्वेश्चन हम देखते हैं। 64 में कहता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी निकालनी है, तो आप ये ऊपर जो हेडमर्ड फार्मूला हमने अभी पढ़ा था उसको लगाकर यहाँ पर ए एन की वैल्यू है, इसकी पावर 1/n करेंगे, लिमिट निकालेंगे, तो सॉल्व करके e टू द पावर -1 आएगा। बट ये वैल्यू किसके इक्वल होती है फार्मूला, ये लिमिट जो सॉल्व करके आएगी e टू द पावर -1 आएगी, और ये वैल्यू 1/r की आई, तो r किसके इक्वल होगा, e के इक्वल होगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पर कहता है द पावर सीरीज दिस इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इफ़ द सीरीज दिस इज, तो ये डेफिनेशन ही है कि कोई भी सीरीज़ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं उनका मोड लेकर जो सीरीज़ बनी है वो कन्वर्जेंट हो जाए। इट मीन्स ये अगर कन्वर्जेंट है, ये जो सीरीज़ है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी, इट मीन्स इस सीरीज़ को क्या होना पड़ेगा, कन्वर्जेंट, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 66। तो इस क्वेश्चन में ये कहता है द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज़, इस सीरीज़ का हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी निकालना है। तो इसका तो फार्मूला है, आपको बताया मैंने कि ए एन जेड टू द पावर एन की लिमिट, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी किसकी इक्वल होगी, आर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन टू द मोड। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करके निकालेंगे तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो बी ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। उसके बाद 67 क्वेश्चन की बात करते हैं। द फंक्शन डिफाइन ऑन 0 to 1 क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, इसमें ये फंक्शन डिफाइंड है, ये फंक्शन एक्स वैल्यू रखता है अगर एक्स रेशनल नंबर है, यानी कि ये पॉइंट अगर रेशनल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाले तो एक्स ही आएगी एज इट इज़, अगर एक्स इरेशनल नंबर है जिस पॉइंट पर वैल्यू निकालें तो 1 - x आएगी। तो ये फंक्शन क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन, जितने भी ऐसे फंक्शन होते हैं रेशनल पर कुछ और वैल्यू रखें, इरेशनल पर कुछ और वैल्यू रखें, अगर ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है दोनों केस में, तो उस केस में ऐसे फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस नहीं होते। बट यहाँ पर एक पर्टिकुलर केस पॉइंट है x = 1/2। x = 1/2 कैसा पॉइंट है, ये p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो डेट मीन्स रेशनल पॉइंट है। तो रेशनल पॉइंट है तो इस पर फंक्शन की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आपको
1/2 पर रेशनल पॉइंट है तो इस डेफिनेशन से मिलेगी, यानी कि जो एक्स डालेंगे एज इट इज़ वही। तो 1/2 डालें तो 1/2, तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू तो एक्चुअल वैल्यू 1/2 आ रही है, और आप अगर इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे तो भी 1/2 आएगी। इट मीन्स फंक्शन 1/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल वैल्यू तीनों इक्वल लग रहा है, तो फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। मैपिंग W = FZ वेयर FZ इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ Z इन ए रीजन D इज कन्फर्मर। ये हमने पीछे क्वेश्चन भी किया था कि एक्सेप्ट द पॉइंटर पूछ रहा था किस पर कन्फर्मर नहीं होगा उस क्वेश्चन में, जिसमें मैंने कहा था कि वहाँ पर 2 की जगह पर Z होना चाहिए। तो उसी तरीके से होगा कि ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये तो सीधा सीधा इसी का यूज़ करके वहाँ क्वेश्चन किया है कि कोई भी फंक्शन W = FZ जो है वो एनालिटिक वो कन्फर्मल मैपिंग को रिप्रेजेंट करता है अगर जो फंक्शन FZ है क्या नहीं हो, ज़ीरो नहीं हो इनसाइड द डोमेन D। तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जिन पर ज़ीरो नहीं है f'(z) उन पर फंक्शन एनालिटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 69, इफ़ द पॉइंट वेयर f'(z) 0 हो या इन्फिनिटी हो वो पॉइंट क्या कहलाते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70, द ट्रांसफॉर्मेशन W = FZ AZ + B/CZ + D बाईलीनियर होगी कब? ये तो सीधा सीधा कंडीशन है कि AD - BC, यानी कि ये डिटर्मिनेंट, तो AD - BC आएगा, तो AD - BC नॉन जीरो, तो ऑप्शन ये सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 71 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसमें सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि ड्राइव सेट ऑफ R - Q यानी कि इरेशनल नंबर का ड्राइव सेट, यानी कि इरेशनल नंबर के जितने भी इस सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उनका कलेक्शन वो हमेशा रियल नंबर का सेट आता है। क्लोज इंटरवल अगर है तो कोई भी ओपन इंटरवल है तो उसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन निकालते हैं, तो इंटरवल के अंदर जितने पॉइंट हैं वो भी लिमिट पॉइंट बनते हैं और बाउंड्री भी लिमिट पॉइंट बनती है, तो इसका मतलब पूरा क्लोज इंटरवल इसका लिमिट पॉइंट है। तो 2 ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। द ड्राइव सेट ऑफ द सेट दिस, तो कोई भी डिस्क्रीट सेट है, डिस्क्रीट सेट मीन्स जिसमें कोमा लग गया, उस सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो इसका मतलब इसका एंड लिमिट पॉइंट का सेट यानी कि ड्राइव सेट एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेबरहुड ऑफ 1/2, 1/2 की नेबरहुड कौन सा सेट बनेगा? तो कोई भी सेट नेबरहुड बनता है, अगर मान लो 1/2 की नेबरहुड बनानी है तो 1/2 के अबाउट एक छोटा सा नंबर लाइन पर जो भी सेट है वो नेबरहुड बन रहा है नहीं बन रहा, तो 1/2 यहाँ पर लिया, और उसके अबाउट अगर हम एक ओपन इंटरवल बनाते हैं थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर जाते हुए, तो ये जो ओपन इंटरवल बनेगा, अगर इस ओपन इंटरवल को कंटेन करने वाला कोई सेट मिल जाता है तो वही इसका नेबरहुड होगा। यानी कि नेबरहुड की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर पी कोई पॉइंट है और उसकी नेबरहुड एक एन सेट बनना है, तो पी के अबाउट अगर हम कोई भी ओपन इंटरवल बनाएं बहुत स्मॉल डिस्टेंस का p - एप्सिलॉन से p + एप्सिलॉन का, तो अगर इस ओपन इंटरवल को कंटेन करने वाला है यानी कि उसका सुपर सेट अगर n बन जा रहा है तो n नेबरहुड होगा p की। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 की नेबरहुड अगर बनना है तो 1/2 को कंटेन करने वाला इसके लेफ्ट और राइट लेकर एक छोटा सा ओपन इंटरवल को कंटेन करने वाला कोई भी सेट अगर मिल जा रहा है इसका सुपर सेट, तो वो नेबरहुड बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये नेबरहुड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1/2 के लेफ्ट वाले पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमें इंटरवल 1/2 से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के पॉइंट लेकर लेने हैं, और वो इसका सबसेट, वो सारे जो ओपन इंटरवल आएगा वो इसके अंदर कंटेन होना चाहिए, यानी कि इसका ये उसका सबसेट होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट इसके अंदर नहीं बनेंगे क्योंकि राइट वाले पॉइंट नहीं आनेंगे, तो ये तो नेबरहुड नहीं बनेगा। ये भी नेबरहुड नहीं बनेगा क्योंकि इसमें भी राइट पॉइंट नहीं आएंगे। रियल नंबर का सेट नेबरहुड बन जाएगा क्योंकि उसमें तो सभी पॉइंट होते हैं, तो इसका मतलब सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये कहता है फॉर एनी टू रियल नंबर दिस ए और बी, अगर ए और बी 2 रियल नंबर है तो या तो ए बी से बड़ा होगा या बी ए से बड़ा होगा या ए और बी बराबर होंगे, तो ये लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 75 क्वेश्चन पर चलते हैं। 75 क्वेश्चन कहता है लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ आर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर ए आर का कोई सबसेट है तो इनमें से कौन सी बात करेक्ट है वो हमें बतानी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ड्राइव सेट ऑफ ए, ड्राइव सेट ऑफ ए, तो ड्राइव सेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए होता है। करेक्ट है, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। और ए सबसेट है बी का, तो ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट होगा ड्राइव सेट ऑफ ए, ये भी एक थ्योरम है, रिजल्ट है, करेक्ट है। और 2 करेक्ट है, तो ये सारे करेक्ट है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। रेंज ऑफ द सीक्वेंस दिस इज, इस सीक्वेंस की रेंज क्या होगी? तो इस सीक्वेंस को अगर हम n1 2 3 4 रख के एलिमेंट रखें, n1 रखें तो पहला एलिमेंट आ जाएगा ये, n2 रखें तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 1, n3 रखें तो तीसरा एलिमेंट आ जाएगा -1, और सीक्वेंस के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनमें से डिफरेंट एलिमेंट को एक कलेक्ट करके जो सेट बनता है, तो इनके डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं? -1 और 1, उसे सेट में रख दें, तो ये जो सेट आएगा वो सीक्वेंस की रेंज कहलाता है। तो सीक्वेंस की रेंज यानी कि क्या हुई? ये वाला सेट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 77 की बात करें तो सीक्वेंस r टू द पावर n कन्वर्स टू, तो अगर हम ध्यान से देखें तो r टू द पावर n क्या है? n1 2 3 4 रखें तो n1 रखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, r आएगा, 2 रखेंगे तो r² आएगा, 3 रखेंगे तो r³ आएगा, और ये क्या बन रही है? GP, और GP कन्वर्जेंट कब होती है? जब उसके कॉमन रेशो 1 से लेस हो, उसका मोड। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये C करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन C आपका यहाँ पर करेक्ट। तो यहाँ पर कह रहा है द वैल्यू ऑफ m सच दैट दिस, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें पता करनी है जिसके लिए ये बात सेटिस्फाई होती हो। तो ये पता करने के लिए सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट, यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए, ये रिजल्ट x मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन कब होता है? मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन तब होता है जब x a माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो और a प्लस एप्सिलॉन से छोटा। तो यहाँ पर कंपेयर करें तो हमारा a की प्लेस पर 2 है और एप्सिलॉन की प्लेस पर 1/5 और x की प्लेस पर ये, तो ये कंडीशन होल्ड करिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए? 2n/n+3 ग्रेटर होना चाहिए किससे? 2 - 1/5 से, और लेस देन होना चाहिए 2 + 1/5 से। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9/5 आ जाएगा, और इससे ग्रेटर 2n/n+3, और ये लेस हो जाएगा किससे? 11/5 से, ठीक है। इसको आप 5 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 से ग्रेटर, 5 × 2 = 10n/n+3, लेस देन 5 से इंटू करेगा तो यहाँ पर 11 आ जाए। उसके बाद आप इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लीजिए, और इसको इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा n शुड बी ग्रेटर देन 27, और इन दोनों को सॉल्व करके करेंगे तो n शुड बी ग्रेटर देन -3 समथिंग आएगा। तो दोनों बातें कहाँ होल्ड कर रही हैं? 27 से ग्रेटर भी हो और -3 से भी ग्रेटर, तो ये बात कब हो सकती है? जब 27 से ग्रेटर हो। इट मीन्स जो एग्जैक्टली नेक्स्ट 27 से ग्रेटर होगा नेक्स्ट नंबर, उसके लिए बात ट्रू होगी। तो यहाँ पर वो नंबर m क्या होना चाहिए? 28। तो ऑप्शन आपका 28 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट सीक्वेंस SN = दिस ये दी हुई है। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, ये हमें चेक करना है। तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो लिमिट निकाल लो उसकी, सीधा लिमिट SN निकाल लो यहाँ पर, और SN हमारा ये है √n+1 - √n। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √n+1 से मल्टीप्लाई, √n+1 प्लस √n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, √n+1 प्लस √n से। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर सॉल्व करेंगे a² - b², a - b इंटू a + b, क्या आ जाएगा? a² - b², तो n+1 - n आएगा, n से n कैंसिल, 1 बचेगा, और नीचे √n+1 प्लस √n आएगा। इसकी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालेंगे 0, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट आई तो सीरीज़ क्या हो जाएगी? सीक्वेंस क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट ट्रिक है, वैसे तो एक एक्चुअल प्रोसेस है इसका, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें। 80 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 80, द सीक्वेंस SN वेयर SN = दिस इज रेशनल नंबर सच दैट थीटा 0 और 1 के बीच में, तो क्या होगा ये? कन्वर्जेंट नॉट डाइवर्जेंट दिस। तो एक्चुअल में स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है यहाँ पर, मेरे हिसाब से। क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो बुक में प्रिंटेड है वो SN = sin nπx एक्चुअल, nπθ एक्चुअल क्वेश्चन है, और उसके अकॉर्डिंग sin nπθ के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन देखें तो ऑप्शन आपका बी नॉट कन्वर्जेंट करेक्ट हो जाना चाहिए। बट अगर यहाँ n मिसिंग है तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगी, क्योंकि हर एक टर्म्स फिक्स रहेगी, n पर डिपेंड ही नहीं करी, और कांस्टेंट सीक्वेंस जो भी होती है वो कन्वर्जेंट होती है। तो उस केस में ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अदरवाइज अगर यहाँ n कंसिडर करते हुए यूनिवर्सिटी चेक कर रही है तो उस केस में इसका आंसर आपका 80th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, नॉट कन्वर्जेंट, अदरवाइज कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से डिस्क्रिपेंसी है, आंसर यूनिवर्सिटी क्या देती है अब पता नहीं। उसके बाद नल सेट की बात करें, द नल सेट हमेशा बाउंडेड होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 82, ए सेट विच कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट ऑफ एस इज कॉल्ड, ठीक है। ए सेट एस विच कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट ऑफ एस, जो सेट अपने सभी लिमिट पॉइंटों को कंटेन करता है,
ठीक है, ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट एस, एस के सभी लिमिट पॉइंटों को कंटेन करने वाला सेट क्या कहलाता है, ड्राइव सेट कहलाता है। किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट सभी लिमिट पॉइंट का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रॉपर्टी बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर आर ऑलवेज इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर, तो ये ऑप्शन डेंसनेस प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 84 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज कंप्लीट, तो यहाँ पर ऑप्शन जी बी करेक्ट हो जाएगा, जेड। ठीक है, इंटीजर्स का सेट। एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज, काउंटेबल सेट का सबसेट काउंटेबल ही होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 85 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 क्वेश्चन कहता है यहाँ पर विच इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो इसमें आप अगर ट्रू चेक करना चाहे तो सिंपल सी बात है, एक्स की दो वैल्यू ले लीजिए, एक बार एक्स की दोनों वैल्यू सेम साइन की ले लीजिए, कुछ भी जो आपका मन करे, 2 और 1 ले लीजिए, और एक बार माइनस अपोजिट साइन के ले लीजिए, -2 और एक 1 पॉजिटिवली, और इस जिसके लिए बात दोनों केस में बात सेटिस्फाई हो वही सही होगा। तो अगर आप इसको देखेंगे, अगर नहीं है आपको याद तो आइडेंटिटी है, तो आपको इस तरीके से रख कर चेक कर सकते हैं। वैसे आंसर इसका बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट दिस, इस पॉइंट का लिमिट पॉइंट क्या होगा। किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट अगर निकालना है तो उस सेट के एलिमेंट को आप लिखते चले जाइए। तो जैसे इस पॉइंट के एलिमेंट n1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस n1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट रखेंगे 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1/2 आ जाएगा, फिर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 - 1/3 आ जाएगा, फिर रखेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1/4 आ जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर हम नंबर लाइन पर जाएँ तो इसके एलिमेंट कहाँ जा रहे हैं, ये सारे नंबर कहाँ जा रहे हैं, ये नंबर आप नेगेटिव वाले देखें तो नेगेटिव वाले 1 में से कुछ माइनस होकर लगातार किसके क्लोज जा रहे हैं, 1 के। ये वाले नंबर अगर आप देखें ये डिक्रीज होते इंक्रीज, यहाँ से 1 - 1/3 1 - 1/2 ये क्या हो रहे हैं, ये लगातार 1 में से जो वैल्यू है कम माइनस हो रही है, तो ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होते 1 की तरफ जा रहे हैं। और ये वैल्यू 1 + 1/2 1 + 1/4 ये डिक्रीज होते हुए, तो दोनों ही केस में भीड़ सारे नंबर्स की जिसकी नंबर की तरफ को जा रही है वो लिमिट पॉइंट होता है। मेरे सीधी सिंपल डेफिनेशन है, जिसके आसपास सेट के बहुत सारे एलिमेंटों की भीड़ हो, तो यहाँ पर ये सारी भीड़ किसकी क्लोज जा रही है, 1 की तरफ, तो लिमिट पॉइंट इसका क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 88 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ रियल नंबर इज आर नॉट नेबरहुड ऑफ 3 की नेबरहुड कौन सा नहीं हो। तो मैंने सिंपल आपको बताया, जैसे 3 की नेबरहुड देखनी है तो 3 के अबाउट थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट जाने पर एक छोटा सा अगर हम ओपन इंटरवल बनाते हैं तो इसमें जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट जिस सेट के अंदर बिलोंग कर जाएँ वो हमारा नेबरहुड ऑफ 3 हो जाएगा। वो पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो आप अगर यहाँ पर देखें तो 2 और 4, मान लीजिए यहाँ 2 है और यहाँ पर 4 है, तो बीच में कहीं 3 है, तो 3 को लेकर छोटा सा ओपन इंटरवल हम बना सकते हैं जो सारे पॉइंट इसके अंदर आएंगे, यानी कि ये नेबरहुड है। 2 से 4 चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो दोनों में ही आएगा। उसके बाद इसमें से 3 + 1/4 हमने हटा दिया, 3 + 1/4 हटा दिया, यहाँ कहीं पर आएगा। उस दोनों के बीच की डिस्टेंस को भी स्मॉल हाफ करके एक रेड ओपन इंटरवल बना लो तो बन तो जाएगा ना, कि छोटा सा इंटरवल जो इसके अंदर कंटेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा नेबरहुड बन जाएगा, बट ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि 3 इस सेट की अगर हम बात करें तो इसमें पॉइंट है 3 से लेकर कहाँ तक के 5 तक के पॉइंट है, और हमारा जिस पे के लिए लिमिट पॉइंट निकालना है वो 3 यहीं पर ही है। तो इससे जरा सा भी हम इधर जाएंगे तो वो सारे पॉइंट इस सेट के अंदर नहीं आएंगे। इट मीन्स वो जो ओपन इंटरवल हम बनाएंगे 3 के थोड़ा सा इधर और इधर वाला वो इसके अंदर कंटेंट नहीं होगा, इसलिए इसकी नेबरहुड नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विच ऑफ दिस इज नॉट नेबरहुड, तो डी इज़ नॉट नेबरहुड। उसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 89 में ये सुप्रीमियम इन्फीमियम पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने वीडियो बनाई हुई है पूरी सुप्रीमियम इन्फीमियम की, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट यही आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 90 में ये कहता है एवरी रियल नंबर फॉर एवरी रियल नंबर एक्स देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर एन। कोई भी रियल नंबर अगर लें तो उसके लिए एक इंटीजर एन ऐसा जरूर मिलेगा, कैसा कि x और x-1 के बीच में एन आए, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप 91 क्वेश्चन की बात करें, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एक्स और वाई पॉजिटिव रियल नंबर है तो प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 92 द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज e⁻x sin y। तो ऐसा एनालिटिक फंक्शन जिसका रियल पार्ट ही हो, तो आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो इसमें अगर आप ऑप्शन से के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से दिखाई देगा कि देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, e⁻i, जेड को x + iy रखेंगे, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, e⁻ix -
वाई, और इसको सेपरेट करें तो e⁻⁻5, और आई एक्स को आइलर फार्मूले से cos x प्लस आई साइन एक्स लिख सकते हैं। और हमें देख रहे हैं कि e में जो प्रूफ करना है उसमें x चाहिए, जिसका जो रियल पार्ट होना है वो e⁻x मिलना चाहिए। तो यहाँ तो e में y दिख रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन सी ही मिलेगा जो रियल पार्ट इसका मैच करेगा। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर 92 का सी करेक्ट मिल जाएगा, 92 का सी। उसके बाद 93 पर चलते हैं। 93 पर अगर हम देखें तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज, तो इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंसी निकालना है। तो ये डेफिनेशन है कि अगर कोई सीरीज ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन पावर सीरीज है, तो इसकी सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी अगर आर है, तो इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंसी क्या होता है, जेड मोड ऑफ जेड माइनस ए लेस देन आर। ठीक है, इस डोमेन के अंदर कोई भी सीरीज़ अगर इन पावर सीरीज दी है तो वो इस तरीके से कन्वर्जेंट होती है। तो उसमें यहाँ पर जेड माइनस ए कहाँ से आता है, जेड माइनस ए की पावर की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर आई जेड है, जेड माइनस समथिंग होना चाहिए, तो आयोटा रिमूव करना होगा। तो इसको 1 को हम आयोटा स्क्वायर करके लिख सकते हैं प्लस करने पर। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 1 को यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो आयोटा कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, मोड जेड माइनस जेड प्लस आयोटा बनेगा, और जेड प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो जेड प्लस आयोटा बनेगा। और रेडियस आप निकाल सकते हैं, मैंने फार्मूला बताया था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी निकालने का, आर इज इक्वल टू हेडबर्ट फार्मूला लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन एन। इससे आप मोड ऑफ दिस से निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी √5 आ जाएगी। और यहाँ से ये फॉर्म आपको दिख रही है कि अगर यहाँ पर जेड माइनस ए की पावर एन था तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंसी में मोड जेड माइनस ए आया था। यहाँ पर जेड प्लस आई टू द पावर बनेगा ये सॉल्व करके, तो ये जेड प्लस आई का मोड यहाँ पर सर्कल बनेगा, यानी कि सेंटर माइनस आयोटा पर आएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये 93 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन टी इज सेट टू बी नॉर्मलाइज। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मलाइज कब कहलाती है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1 हो। तो ऑप्शन आपका यहाँ से ये बी करेक्ट हो जाएगा, 94 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पर चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन T1 इज इक्वल टू दिस, ये हमें दी हुई है, T2 इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, तो T2 इनवर्स TZ निकालना है। तो T2 इनवर्स TZ निकालने का मतलब क्या है कि पहले तो T2 इनवर्स निकालो। T2 इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, इसको W मान लो, यहाँ से सॉल्व करके Z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ W निकाल लो, जो आएगा वो हमारा T2 इनवर्स मिल जाएगा। उस T2 इनवर्स में ये सारी वैल्यू W की जगह पर हमें रिप्लेस कर देनी है। सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आपका T2 इनवर्स इंटू T1 होगी। ठीक है, ये इस तरीके से। तो पहले तो आप यहाँ से मैंने आपको बताया W